अल्लाह करे कि उस हलाकू खान की शादी हो जाए तो सबसे पहले भंगड़े मैं ही डालूंगी। शायद बीबी उन्हें काबू में कर ले और वो मुझे डॉक्टर बनाने की जिद छोड़ दें। मैं बाहर देश जा सकूं, जान बच जाएगी उनसे। वरीशा अपने कजनों की टोली से बात कर रही थी। ये नहीं जानती थी कि वो हलाकू खान यानी आलम खान उसका ये फरमान सुन रहा है। अच्छा, तो तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं मिस वरीशा, और देखते हैं शादी के बाद मैं आपके सिर से उतरूंगा या फिर और सवार हो जाऊंगा। वो अर्थपूर्ण अंदाज में कहता चला गया। बम तो तब फटा जब पापा ने वरीशा से कहा कि शुक्रवार को तुम्हारा निकाह है, आलम से तैयारी कर लो। वो सदमे के मारे बेहोश होकर गिर पड़ी कि आगे बढ़कर आलम ने उसे अपनी बाहों में, वो बिल्कुल बिल्ली जैसी चाल चलती हुई उस आधे अंधेरे कमरे में दाखिल हुई। दरवाजा बिना आवाज के खोला। उसे पता था कि वो खड़ूस चिंपांजी बंदर यानी आलम उस समय कमरे में मौजूद नहीं है, बल्कि हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी पर है। मगर फिर भी उसका रौब ऐसा था कि वरीशा खान उसके अकेले कमरे में आने के लिए भी अपनी जान हथेली पर रख कर आती थी। सांस बिल्कुल रोककर वो कमरे में दाखिल हुई। लाइट जलाई तो कमरा एकदम रोशन हो गया। हर चीज सफाई और तरतीब से सजी हुई थी। मिस्टर परफेक्ट कहीं का। समझता क्या है खुद को? बस यही परफेक्ट है, इसलिए हम मजलूमों पर हर वक्त रौब जमाए रखता है। कभी कभी तो मेरा मन करता है इस मिस्टर परफेक्ट की चाय में जहर मिलाकर दे दूं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। लेकिन क्या करूं, इतनी मासूम और कमजोर दिल हूं कि एक चींटी तक की जान नहीं ले सकती। इस बुलडोजर जैसे हाथी की जान कैसे लूंगी? उसने आलम की मस्कुलर बॉडी को एक ही पल में हाथी का नाम दे दिया था। वो धीरे से उसके बेड के पास से होती हुई साइड टेबल तक आई थी। बेड को उसने छुआ तक नहीं था कि कहीं बेडशीट पर एक सिलवट भी ना आ जाए, वरना आलम आते ही जान जाता कि उसके कमरे में कोई आया था और उसे कोई भी सबूत नहीं छोड़ना था, वरना वरीशा खान की शामत पक्की थी। वो रात के सन्नाटे में उसके कमरे से कार की चाबी उड़ाने आई थी। क्योंकि आलम बाबा जाने की कार लेकर हॉस्पिटल गया था, इसलिए उसकी चाबी यकीनन उसके कमरे में ही होनी चाहिए। वरीशा ने एहतियात से दराज खोला। दिल जोर से धड़क रहा था। नीचे पोर्च में बंदरों की फौज यानी वरीशा खान की बहन और 2 कजन उसका इंतजार कर रही थीं। उन्हें एक लेट नाइट पार्टी में जाना था और वे अब तक आलम के घर से निकलने की ताक में बैठी थीं। इसी चक्कर में देर हो गई थी। अगर वो घर पर होता तो उन्हें रात गए तक आवारागर्दियां कभी भी न करने देता। मगर वरीशा भी अपने नाम की थी। वो हर वो काम करती जिससे वो चंगेज खान आलम को सख्त चिढ़ होती थी, और वो अक्सर वहीं उसके जेरे अजाब आती थी। आज भी वो यूं उसके कमरे में चाबी लेने आई, क्योंकि बाकी सब तो हाथ खड़े कर चुके थे। शुक्र खुदा का चाबी मिल गई। वो फातिहाना अंदाज में चाबी हाथ में घुमाती सीटी बजाने लगी। घुंघराले बाल आज उसने खुले छोड़ रखे थे। ब्लू फटी जीन्स के ऊपर सफ़ेद टॉप पहना था। पैरों में ब्राउन हील पहने वो नुक सुक से तैयार खड़ी थी। मगर बुरा हो किस्मत का, जैसे ही बाहर निकलने लगी कमरे का दरवाज़ा खुला और वरीशा खान का दिल बंद हुआ। ऐसा नहीं हो सकता, वो वापस नहीं आ सकता। जल्दी से दरवाजे की ओट में छिप गई थी। लाइट तो वो पहले ही बंद कर चुकी थी। दरवाज़ा पूरा खुला और वो दरवाजे की ओट में दीवार से लगी सांस बिल्कुल रोक कर खड़ी थी, क्योंकि वो उन कदमों की आहट को पहचानती थी। वो उसके लिए मौत का फरिश्ता था। सांस रोके वो पसीने से लथपथ हो चुकी थी। दिल तो जैसे पसलियों से बाहर आने को बेचैन था। या खुदा, बस आज इसके अजाब से बचा ले। आइंदा मैं इस हलाकू खान, मेरा मतलब आलम के कमरे में अपनी मौत मांगने कभी नहीं आऊँगी। पक्का वाला प्रॉमिस अल्लाह जी, प्लीज़। ये इतनी जल्दी क्यों आ गया? क्या हॉस्पिटल में मरीज भाग गए थे सारे? मेरा मतलब आज कोई मरीज नहीं आया? कोई सर्जरी नहीं होनी थी क्या? ये ये इतनी जल्दी कैसे आ गया? उफ! अब वो दराज खोलकर कुछ ढूंढ रहा था, शायद वही चीज़ जो वरीशा के हाथ में थी। थोड़ी देर तक तो वो खटर पटर की आवाज़ आती रही, फिर अचानक से आवाज़ आना बंद हो गई। वरीशा अब और देर तक सांस नहीं रोक सकती थी, मगर सांस लेने का मतलब अपनी मौजूदगी का भेद खोल देना। अचानक उसे अपनी कमर पर कुछ गुदगुदी का एहसास हुआ और फिर उसकी खामोशी को चीरती हुई चीखें गूंज उठीं। कॉकरोच! हाय मैं मर गई, अल्लाह जी! कॉकरोच मेरे कपड़ों में घुस गया। वो डिस्को डांस के अंदाज में भंगड़े डालने लगी और आलम इस आफत की पोटली को देखकर ठिठक गया। अच्छा, तो ये मोहतरमा आज किसी मिशन के तहत मेरे कमरे में आई हैं। इसकी तो खबर लेता हूँ जरा। वरीशा की चीखों से कॉकरोच तो शायद बहरा होकर दुम दबाकर भाग चुका था, मगर मौत का फरिश्ता सामने खड़ा था। उसने जोर से अपना हाथ उसके होंठों पर रख दिया तो उसकी चीखें वहीं थम गईं। वो फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी।
और अपनी गलती का गंभीरता से एहसास हुआ, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी चोरी फिर से पकड़ी गई थी। वो गहरी सांसें उसके चेहरे पर छोड़ते हुए उसे घूर रहा था और वरीशा को लगा बस आज उसका आखिरी दिन है, अब वो नहीं बचेगी। वो सब हाथ बांधे सिर झुकाए लॉन्ज में कतार बनाकर खड़े थे, मगर वरीशा खान ने खुद को बिल्कुल नॉर्मल रखा हुआ था। आलम की अदालत तैयार थी और अब सजा का वक्त आने ही वाला था। शर्म नहीं आती तुम सबको? लेट नाइट पार्टीज अटेंड करने जा रही थी, वो भी मेरी गाड़ी में। और तुम मिस वरीशा खान, तुम्हारी तो मैं अलग से क्लास लूँगा। एग्ज़ाम ख़त्म होने का मतलब ये नहीं कि तुम सब आवारा गर्दियाँ शुरू कर दो। आगे MBBS की तैयारियाँ कौन करेगा? पता है एंट्री टेस्ट कितना मुश्किल होता है। अगर तुम में से कोई भी फेल हुआ ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा वैसे भी कोई नहीं होता मिस्टर हलाकू खान, वरीशा बड़बड़ाई। लेकिन उस हलाकू खान का चेहरा एकदम सुर्ख हुआ। मतलब उसने सुन लिया था। कोई कहीं नहीं जाएगा, चलो सब अपने अपने कमरों में। और मिस वरीशा खान, तुम्हें तो मैं अच्छे से लगाम डालूंगा। खुद तो बिगड़ी हो, दूसरों को भी बिगाड़ती हो। कल से सारी किताबें उठाकर मेरे कमरे में आ जाना। तुम्हारी तबीयत मैं अच्छे से साफ करूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगी। वो उसकी तरफ उंगली बढ़ाकर चेतावनी देता हुआ अपने कमरे की तरफ चला गया और सबने एक लंबा सुकून वाला सांस छोड़ा था। मोइज तो सोफे पर ऐसे धंस गया जैसे जान में जान आई हो। उसे अपने बड़े भाई से हमेशा से डर लगता था। कंजा और शाजिमा भी राहत में थीं, क्योंकि अब पूरा इल्जाम वरीशा पर आ चुका था। सो वो दोनों आराम से थीं और वरीशा बस फटी फटी आंखों से उस चंगेज खान आलम की चौड़ी पीठ को घूरती रही, जो उसे अपना हुक्म सुनाकर कमरे में गायब हो चुका था। वाट वाह, प्लीज़ मुझ पर ही धौंस मत जमाया करें। मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ कि मुझे मेडिकल में नहीं जाना। इतनी मोटी मोटी साइंस की किताबें मुझसे नहीं पढ़ी जाती। और वैसे भी इस ख़ानदान में डॉक्टरों की कोई कमी थोड़ी है। क्या हो जाएगा अगर मैं इस मसीहाई वाले पेशे से महरूम रह जाऊँ? और आई प्रॉमिस, अल्लाह ताला मुझसे बिल्कुल भी हिसाब किताब नहीं पूछेंगे कि मैं डॉक्टर क्यों नहीं बनी और मरते हुए लोगों की जान क्यों नहीं बचाई। वो मासूमियत से बोली तो नायक खान हंसी के फव्वारे छोड़ते हुए उसे देखने लगे। उनकी ही बेटी उनकी सबसे लाडली थी, मगर उतनी ही बेपरवाह और मस्ती खोर भी थी। वो खुद भी सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे। उनकी ये ख्वाहिश थी कि उनकी संतान भी उनकी नामी फील्ड में आए। वरीशा की जुड़वा बहन कंजा का तो पैशन था कि उसे अपने बाबा जैसा डॉक्टर बनना था, इसलिए उसने मेडिकल फील्ड में जाने का फैसला कर लिया था। मगर वरीशा को कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने FSC मेडिकल आलम और बाबा की पसंद पर कर लिया था, मगर अब आगे वो साइंस की किताबों में सिर पिघलाकर अपनी ज़िंदगी का बेड़ा डुबाना नहीं चाहती थी। उनके कॉलेज के एग्ज़ाम हो चुके थे और रिजल्ट आने से पहले ही फैसला करना था कि उन्हें क्या करना है। नायक अली खान और सिकंदर खान दोनों भाई थे और साथ ही रहते थे एक ही घर में। नायक अली चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे, जबकि सिकंदर खान जो नायक खान के बड़े भाई थे, उनकी अपनी फार्मेसी थी और उनका बड़ा बेटा आलम सिकंदर एक न्यूरो सर्जन था। उनसे छोटा मुइज MBBS के दूसरे साल में। हालांकि उसे इंजीनियरिंग का शौक था, मगर आलम और बाकी घर वालों की ख्वाहिश पर उसने मेडिकल फील्ड ज्वाइन कर ली थी, क्योंकि नायक खान और सिकंदर खान का अपना प्राइवेट हॉस्पिटल अलमसीहा था और आलम वहाँ सीनियर डॉक्टर के तौर पर काम करता था। इसीलिए पूरी फैमिली को ही मेडिकल फील्ड से जोड़ना चाहते थे। मुई से छोटी शुमाइला भी वरीशा और कंजा की हम उम्र थी। उसका पैशन भी अपने भाई की तरह न्यूरो सर्जन बनना था और कंजा भी डॉक्टर बनना चाहती थी, मगर वरीशा इन सब में सबसे ज़्यादा लापरवाह और मस्तीखोर थी। ऐसा नहीं था कि वो तेज नहीं थी, बल्कि उसका दिमाग तो दूसरी चीज़ों में कुछ ज़्यादा ही चलता था। मगर साइंस की किताबों से वो बहुत ज़्यादा कतराती थी। बड़ी मुश्किल से उसने FSC मेडिकल की थी। अभी तो रिजल्ट आने वाला था और वो जानती थी कि उसकी 1-2 सप्लीमेंट्री तो पक्की जाएंगी, क्योंकि वो आर्ट्स पढ़ना चाहती थी। मगर आलम सिकंदर यहाँ भी अपनी टांग अड़ा चुका था और वो इस बात से बेहद चिढ़ती थी कि उसकी ज़िंदगी के फैसले आलम सिकंदर क्यों करता है। उसे सबसे ज़्यादा चिढ़ आलम से ही थी और पूरे घर वाले अच्छी तरह जानते थे कि वो उसके नाम से कितनी खार खाती है। और अब जब बाबा जान ने उससे कहा कि तुम्हें आगे MBBS करना है, तो वो तुरंत भड़क गई। पहली बात तो ये बाबा कि मैं MBBS में दाखिला लेने के लायक ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरी 1-2 सप्लीमेंट्री तो पक्की आएंगी, वो भी बायोलॉजी में। और अगर मैं पास हो भी गई तो मेरा मेरिट बनेगा ही नहीं। और तीसरी बात, अगर खुदा न करे मेरा मेरिट बन भी गया तो मैं कभी भी MBBS में एडमिशन नहीं लूँगी। आप सब लोग बस मेरा पीछा छोड़ दें।
इतनी सारी डॉक्टरों से भरी हुई फैमिली में अगर एक अनाड़ी भी हो गई तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। नायक खान उसकी बात पर हंसे जा रहे थे। तुम जरूर मेरा नाम डुबोगी बरीशा। मैं तो चाहता था तुम भी आलम की तरह न्यूरो सर्जन बनो, बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ एक ही ओटी में ऑपरेशन कर रही हो। नायक खान इमेजिन करते हुए खुश हो रहे थे और बरीशा कमर पर हाथ बांधे उन्हें घूरने लगी। खबरदार बाबा, जो आपने मेरा नाम आलम भाई के साथ जोड़ने की कोशिश भी की तो। और सच्चाई तो ये थी कि वो उसी की वजह से डॉक्टर नहीं बनना चाहती थी। वो पहले ही हर वक्त उसके सिर पर सवार था। अगर वो डॉक्टर बन गई तो जो 2-3 घंटे उसकी तलवार उसके सिर पर नहीं लटकती थी वो भी लटकने लगेगी। वो बुरी तरह चिढ़ चुकी थी और नायक खान सोच में पड़ गए। बेटा, तुम अभी उसे सहन नहीं कर पा रही हो तो सारी जिंदगी कैसे सहन करोगी? नायक खान इतनी गंभीरता से बोले कि बरीशा एक पल के लिए हैरान रह गई। क्या मतलब बाबा जान? मैं उन्हें सारी जिंदगी क्यों सहूं? भला उन्हें उनके बहन भाई सह लें, ताया जान ताई जान सह लें, या वो बेचारी सहे जो उनकी ज़िंदगी में आएगी आखिर में? वो आंखें दबाकर बोली, मैं तो वैसे भी देश से बाहर जाने का सोच रही हूँ। प्लीज़ बाबा जान, आप अनुमति दे देना मुझे। मामा को तो मैं मना लूँगी मगर आपको मनाना थोड़ा मुश्किल है। वो शरारत भरे अंदाज में उनके पीछे आई और उनके गले में बाहें डाल दी और अपना गाल उनकी सफ़ेद दाढ़ी से छू लिया। बचपन में भी जब उसे कोई चीज़ मनवानी होती थी तो वो ऐसे ही करती थी, मगर अब बात अलग थी। बाबा जान काफ़ी जिद्दी हो गए थे। अरे मैं क्यों भेजूं तुम्हें बाहर ताकि तुम्हारे और झगड़े बढ़ जाएं? नहीं जी, यहीं रहोगी अपने बाबा जान के पास। तुम दोनों ही मेरी बेटियां हो, मेरा खजाना। मैं कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकता। अचानक उनकी आंखें नम हो गईं। वो उनके सामने आ गई। अरे अरे मेरे बाबा जान, आप क्यों सेंटिमेंटल हो गए? हाँ, क्या आपको इस बात का तो कोई अफसोस नहीं कि मेरा बेटा नहीं सिर्फ बेटियां हैं? वरीशा के दिल को जैसे मलाल हुआ। कैसी बातें करती हो तुम भी बरीशा? ये तो अल्लाह की मर्जी होती है, जिसे चाहे बेटियां देता है, जिसे चाहे बेटा। मैंने कभी अपने रब से शिकवा नहीं किया बेटा। मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ कि उसने तुम्हारी जैसी बेटी दी जो हर वक्त अपने बाबा जान को तंग करती है। नायक खान ने वरीशा की छोटी सी नाक पर चुटकी काटी तो वो चुप रह गई। अच्छा, तो फिर अपनी प्यारी सी बेटी को अपनी मन मर्जियाँ करने दो ना। मुझे नहीं पढ़ना मेडिकल, प्लीज़ बाबा। वो फिर से उसी जिद पर आ गई तो वो ठंडी सांस भर कर रह गए। ठीक है बेटा, आलम से पूछो, फिर तुम्हें जो भी आगे पढ़ना है। अगर उसे मना लोगी तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं होगी। वो भी उसी बात पर आ गए थे जिससे वरीशा को चिढ़ थी। मुझे नहीं चाहिए अनुमति उस हलाकू खान से, प्लीज़ बाबा। ये क्या तरीका है वरीशा अपने बाबा से बात करने का? कमरे में दाखिल होती हुई कुदसिया बेगम ने उसकी आखिरी बात सुन ली थी। शायद इसीलिए उसे डांटते हुए बोली, और हलाकू खान किसको बोल रही हो तुम? शर्म करो लड़की, आपने ही इसे बिगाड़ दिया है। छोटे बड़े की तमीज़ भूलती जा रही है ये। उसे सही करने वाला सिर्फ आलम ही था। कुदसिया बेगम उसे डांटते हुए बोली, लो जी, आ गई एक और चंगेज़ खान की साइड लेने वाली। मामा, कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं आपकी सगी नहीं सौतेली बेटी हूँ और वो जल्लाद आपका असली बेटा है। वो मुंह बनाकर बोली तो कुदसिया और तब गई। तमीज़ से नाम लो उसका। अरे आलम जैसा बेटा तो किस्मत वाली माँ को मिलता है। और नायक साहब, मैं बता रही हूँ आपको, इसे मत बिगाड़ो, बहुत ज़्यादा पछताएंगे। अब वो नायक खान पर चढ़ दौड़ी। अरे बेगम साहिबा, क्यों डांटती हैं आप? बच्ची ही तो है अभी। और बरीशा तुम भी मत तंग क्या करो अपनी माँ को। नायक साहब उन्हें नरमी से समझाने लगे। बच्ची को अब बड़ा होने दें, उसके साथ रिश्ते की नाजुकता को समझाएं इसे, वरना बाद में आपको ही भुगतना पड़ेगा। कुदसिया बेगम की बात पर बरीशा एकदम चौंकी। क्या मतलब है आपका? क्या कहना चाहती हैं? कौन सी नाजुकता, कौन सा रिश्ता? आप लोग मुझसे क्या छुपा रहे हैं? वो अपने माँ बाप को खूंखार नज़रों से देखने लगी। उसकी छठी इंद्री किसी बहुत बड़े खतरे की घंटी बजा रही थी। नायक खान अपनी बेगम को देखते और तो कभी बरीशा को उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अच्छा बेटा, हम बाद में बात करेंगे तुमसे, तुम अभी रेस्ट करो, काफ़ी रात हो गई है। वो कुदसिया बेगम का हाथ थाम कर कमरे से बाहर चले गए और वरीशा मुंह खोले उन्हें जाते हुए देखती रह गई। फिर बेड पर धड़ाम से गिर गई। उसे फिलहाल उस खड़ूस इंसान के बारे में नहीं सोचना था। वो गहरी नींद की वादियों में चली गई। आज उसका रिजल्ट आने वाला था और वो जले हुए पैर की बिल्ली बनी हुई थी। इस फिक्र में नहीं कि कहीं वो फेल ना हो जाए, बल्कि इस फिक्र में कि कहीं वो अच्छे नंबरों से पास ना हो जाए। चंगेज खान भी आज घर पर ही था। कंजा, मुइज़ और शमाइला भी चूजों की तरह इधर उधर दुब के बैठे थे।
कभी तस्बीह पकड़ लेते तो कभी मसल्ला बिछाकर अल्लाह से कस्में खाकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते कि ये गुनाह रिजल्ट पर असर न करे। और बरीशा बिल्कुल रिलैक्स मूड में थी, क्योंकि उसे इतना तो अंदाज़ा था कि उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा और वो फिर आगे की डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं करेगी। टीवी लॉन्ज में शीशे की मेज़ पर दोनों टांगें फैलाकर बैठी नूडल्स खाने में बिजी थी। कुदसिया बेगम बार बार उसे घूर रही थी, मगर बरीशा को कोई परवाह नहीं थी उसकी बला से वो पास हो या फेल। बल्कि फेल हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, कम से कम उसे डॉक्टर बनने के लिए कोई फोर्स नहीं करेगा। वो बार बार तिरछी आंखों से चंगेज खान को भी देखती, जो लगातार फ़ोन पर लगा हुआ था। खड़ूस इंसान, न जाने इंसान है या मशीन। हर वक्त ही स्टडीज़ और रिजल्ट मार्क्स की टेंशन लगी रहती है इसे। इसका बस नहीं चलता कि अपने दिमाग में सुरक्षित किताबें भी इस घर के रहने वालों में ट्रांसफ़र कर दे। मुझे तो लगता है इन्हें खुद दिमाग की सर्जरी की ज़रूरत है, बरीशा मुंह में बड़बड़ाई। आलम सिकंदर ने चौंक कर उसे देखा। वो उससे काफ़ी दूर पर बैठा था। बरीशा ने बेमतलब अपना चेहरा नूडल्स के प्याले में घुसाया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा था। क्या उसने मेरी बड़बड़ाहट सुन ली? उफ खुदा, अब तो मेरी दुर्गति बनेगी। वो मोबाइल उठाता कदम कदम चलकर उसके करीब आने लगा और वरीशा को अपना सांस तक रुकता महसूस हुआ। उसने धीरे से अपने टांगों को नीचे रखा, इधर उधर स्लीपर्स ढूंढने की कोशिश की ताकि वहां से भाग सके। नूडल्स का प्याला उठाया और धीरे धीरे वहां से खिसकने लगी। रुको जरा, जहां बैठी हो वहीं बैठो और ये नूडल्स ख़त्म करो, क्योंकि इसके बाद तो तुम्हारी भूख उड़ने वाली है। इसे अपनी ज़िंदगी का आखिरी बेहतरीन खाना समझकर खाओ। जल्दी करो। वो एकदम से हुक्म देता उसके सिर पर खड़ा हो गया। वरीशा की सांस तक बंद हो गई। न जाने जब भी वो करीब आता था, वरीशा का दिल पसलियों को तोड़कर बाहर आने लगता था। वो लाख अपने दिल को समझाती कि भला उसके करीब आने पर तुम्हें इतना उछलने की क्या ज़रूरत है, लेकिन उसका दिल था कि मानता ही नहीं था। जब भी वो करीब आता जोर जोर से धड़कने लगता। क्या क्या मतलब है आपका? क्यों मैं आखिरी खाना समझकर खाऊं? मैं कोई मरने वाली तो नहीं हूं ना? वो दांत निकाल कर बोली तो आलम अपने होंठ चबाने लगा। अरे क्यों सुबह सुबह मेरी बेटी के पीछे पड़े हो आलम? मुंजा ताई चाय का कप उठाकर लॉन्च में आई, साथ में स्नैक्स भी थे। लो बेटा, तुम रिलैक्स होकर चाय पी लो, ये तो ऐसे ही हर वक्त जल्लाद बना रहता है। मंजा बेगम ने अपने बेटे को खफगी से घूरा और बरीशा के साथ आ बैठी। तुम जी भर के खाओ पियो, टेंशन फ्री होकर, रिजल्ट की फिक्र छोड़ो। वो उसे पुचकारने लगी तो बरीशा नर्वस बच्चों की तरह आलम को देखने लगी, जो अभी तक कमर पर हाथ बांधे खाने वाली नज़रों से उसे घूर रहा था। आपके इसी लाड प्यार की वजह से मैडम की कंपार्टमेंट आ गई है, ये देखिए इसका रिजल्ट। आलम ने मोबाइल फ़ोन मंजा बेगम की तरफ बढ़ाया तो वो बेयकीनी से मोबाइल थाम कर देखने लगी। और बरीशा तो बिल्कुल सकते में रह गई थी। सिर्फ एक में आई? वाह ग्रेट, यानी वो एक सब्जेक्ट में फेल थी। एकदम से उसके दिल में लड्डू से फूटने लगे और आलम का बस नहीं चल रहा था कि उस छटांग भर की लड़की का क्या हाल कर दे, जिसने उसे शर्म से दो चार कर दिया था। उसने झट से बरीशा के हाथ से नूडल्स का प्याला छीन लिया और मेज पर पटक दिया। अरे अरे बेटा, क्या हो गया है? एक ही तो कंपार्टमेंट आई है ना, और बाकी देखो कितने अच्छे मार्क्स लिए हैं सारे सब्जेक्ट्स में। माशाल्लाह मेरी बेटी, मुझे तुम पर गर्व है, जीती रहो। मंजा बेगम ने उसके सिर पर हाथ रखा और फिर सिर चूम लिया। बायोलॉजी में कंपार्टमेंट आई है मैडम की ममा, इसका मतलब जानते हो आप? वो गुस्से से फुनकारा तो वरीशा सहर गई। अरे बेटा, क्यों उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हो? अगर फैमिली में एक लड़की डॉक्टर बनने से रहेगी तो क्या हो जाएगा? तुम अपने डॉक्टर बनाने वाले शौक अपने भाई बहन तक सीमित रखो, इसकी जान छोड़ दो बस। मम्मा, आप भी इसकी साइड ले रही हैं? आपको अंदाज़ा भी है मुझे कितनी शर्मिंदगी हो रही है? ओह गॉड! वो एकदम सोफे पर धड़ाम से बैठा, सदमे से उसका बुरा हाल था। इतने में नायक और कुदसिया बेगम की लाउंज में दाखिल हुए। उनके पीछे दांत निकालती कंजा, शमाइला और मुइज भी थे। वो भी शायद बरीशा का कारनामा जान चुके थे। बरीशा खा जाने वाली नज़रों से सबको देख रही थी। शमाइला एकदम से आलम के साथ लगी। लाला, मेरे 92% आए हैं, आई एम सो हैप्पी। कंजा और मुइज से आगे हूँ मैं। और बरीशा ही, उसका तो नाव ही डूब गया। अब ये तो डॉक्टर नहीं बन सकती, उसने जैसे भविष्यवाणी का नारा लगाया था। आलम अभी तक गंग सा बैठा था। कुदसिया बेगम भी गुस्से से बरीशा को देखने लगी। ये सब कुछ आपके बेकार लाड प्यार की वजह से हुआ है नायक साहब। देखिए कितना शर्मिंदा कर दिया है बरीशा ने हमें। अरे बेगम साहिबा, क्या हो गया है? एक कंपार्टमेंट ही तो आई है, फिर से तैयारी करके पेपर दे देगी।
बाकी रिजल्ट तो माशाअल्लाह बहुत अच्छा है। अगर ये डॉक्टर नहीं बनना चाहती तो मैं इसे बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूँगा। नायक खान की बात पर जहाँ बरीशा ने सुकून की सांस ली थी, वहीं आलम खान एकदम से उठा। चाचा जान, बरीशा तो अभी नादान है, उसे क्या पता कि क्या करना है क्या नहीं, मगर आपकी इस शय से ये पढ़ाई से और भी दूर हो जाएगी। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आलम ने न जाने नायक खान पर कैसा जादू कर दिया कि वो एकदम से बिल्कुल शांत हो गए। बेटा, बरीशा की इच्छा नहीं है कि वो डॉक्टर बने। तुम क्यों से डॉक्टर बनाना चाहते हो? ये जिद छोड़ दो। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी कम से कम इस मामले में अपनी मर्जी ना कर सके। अच्छा, तो फिर उससे पूछो आखिर वो बनना क्या चाहती है। मगर मुझे तो लगता है ये कुछ करना ही नहीं चाहती। बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, हर वक्त शरारतें करती रहती है और अपने साथ दूसरों को भी मिला लेती है। मैं इसका ये रवैया बर्दाश्त नहीं करूँगा। आप इसे अच्छी तरह समझा लो, इससे पूछ लो कि ये क्या करना चाहती है और फिर मुझे बता दीजिएगा। ये कहते हुए आलम बाहर की तरफ चला गया। बरीशा मुँह खोले उसे जाता देखती रही। अजीब साइको बंदा है यार। मैं चाहे जो भी करूँ, ये होता कौन है मुझ पर गुस्सा करने वाला, मुझ पर अपनी राय थोपने वाला जल्लाद कहीं का। आई जस्ट हेट हिम। वो इतना ज़्यादा चिल्लाई कि बाहर जाते आलम के कदम एकदम से जम से गए थे। उसका आखिरी जुमला उसके सीने के अंदर जैसे पिघल कर रह गया और खून की गति तक थम गई। बेटा, इतना ज़्यादा रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आलम को यह हक है कि वो तुम्हारे बारे में कोई भी राय दे सके। नायक खान ने उसे नरमी से समझाया था, मगर वो 2 कदम पीछे हटी। आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा, ये हक सिर्फ और सिर्फ मेरे माँ बाप का है। आलम कौन होता है मेरी ज़िंदगी में दखलंदाजी करने वाला? और आप बार बार मुझे क्यों बताते हैं कि उसे हक है? आप किस हक की बात कर रहे हैं? मुझे कोई कुछ बताएगा? वो सवालिया नज़रों से अपने सामने खड़े अपने माँ बाप से पूछ रही थी। मंजा बेगम ने एकदम से उसका हाथ थामा और उसे सोफे पर बिठा दिया। ये लो पानी पियो, रिलैक्स हो जाओ। अभी तुम गुस्से में हो। नहीं होना मुझे रिलैक्स। मुझे बताएं, क्या मैं अपनी मर्जी के फैसले नहीं कर सकती? क्या मुझे हक नहीं? तुम कोई भी फैसला कर सकती हो, जैसे चाहे कर सकती हो बेटा। मैं आलम को समझा दूंगी, तुम परेशान मत हो। मंजा बेगम उसे तसल्ली देने लगी और बाहर खड़े आलम के कदम जैसे बहुत भारी हो गए थे। उसका दिल फटने के करीब था। उसने धीरे धीरे अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ाने शुरू कर दिए। उसे हॉस्पिटल जाना था, एक बहुत ही ज़रूरी सर्जरी करनी थी, मगर दिल इतना भारी हो रहा था कि आज वो कुछ भी नहीं करना चाहता था। बेदम सा वो गाड़ी में बैठा और गाड़ी चलाने लगा। क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? अपनी राय थोपकर वो मुझे जल्लाद समझती है। मैं उसकी नज़र में चंगेज खान हूँ। वो तल्खी से मुस्कुराया। एक बात तो वो जान गया था कि वो अपनी राय तो थोप सकता था, मगर उसका दिल अपनी तरफ नहीं मोड़ सकता था, या शायद इसमें बहुत समय लगने वाला था। वो ऐसा क्यों बन गया था? आखिर क्या वजह थी उसके इस कड़े और तल्खी भरे रवैये की? वो अपने और अपनों से जुड़े जिंदगियों को इतनी अधिक परफेक्ट क्यों करना चाहता था कि गलती की कोई गुंजाइश ही ना रही? एकदम से अतीत उसके सामने झलकने लगा, जब उसके पापा सिकंदर खान ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले उसका हाथ थाम कर बैठे थे। उस वक्त तो आलम केवल 22 साल का था। उसके हाथ अपने पापा के हाथों में कांप रहे थे और वो बहुत डर गया था, उन्हें यूँ खो देने के डर से। सिकंदर खान को ब्रेन ट्यूमर था, ऐसा ब्रेन ट्यूमर जो धीरे धीरे उनके दिमाग को खा रहा था। आज उनका ऑपरेशन था। उनकी इच्छा थी कि उनका बेटा एक बहुत बड़ा काबिल सर्जन बने। उस समय आलम मेडिकल के दूसरे साल में था। बाबा, बिल्कुल भी परेशान मत हो। मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की है आपके ट्यूमर के बारे में, और डॉक्टर अब्दुल बासित एक बहुत ही काबिल सर्जन हैं। उन्होंने जितनी भी सर्जरीज आज तक की हैं 99% बिल्कुल ठीक हुई हैं। आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। मगर बेटा, मेरा मसला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। फिर तुमसे मिल पाऊंगा या नहीं पता भी नहीं, मगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम एक बहुत ही काबिल सर्जन बनोगे, डॉक्टर अब्दुल बासित से भी ज़्यादा काबिल। मेरा ख्वाब है तुम्हें एक काबिल सर्जन बनते देखना, क्योंकि डॉक्टर सबसे बड़ा मसीहा होता है। और मैं चाहता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि तुम्हारे हाथ में वो बहुत ज़्यादा शफा रखे। मुझसे वादा करो, तुम मेरी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करोगे, मैं ज़िंदा रहूँ या ना रहूँ। बाबा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको कुछ भी नहीं होगा, आप प्लीज़ हौसला रखें। मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है, वो आपका साया हमारे सिरों पर कायम रखेगा। आलम का लहजा एकदम से जैसे डगमगा सा गया था। सिकंदर खान मुस्कुराने लगे। तुम इस फैमिली के सबसे बड़े बेटे हो, तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। तुम जानते हो कि नायक मेरा छोटा भाई है और मुझे कितना प्यारा है। उसका कोई बेटा नहीं है, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम
उसके बेटे बनकर दिखाओ। कभी भी उसे ये कमी महसूस मत होने देना। उसकी बेटियां अभी छोटी हैं, नादान हैं। उन्हें भी तुमने ही संभालना है बेटा, क्योंकि परिवार का बड़ा बेटा फैमिली का फिक्सर होता है। अगर परिवार में कोई भी सदस्य बेवकूफ़ी या हल्की फुल्की शरारत करे तो उस बड़े बेटे को ही उसे संभालना होता है। और मुझे तुम पर बहुत बड़ा मान है और गर्व है कि तुम मुझे कभी भी मायूस नहीं करोगे। बाबा, आप इस तरह की बातें मत करें, मेरे दिल को कुछ हो रहा है। आपको कुछ भी नहीं होगा, आप ही इस परिवार के बड़े हैं और आपको ही ये पद निभाना है। और फिर आलम का हाथ सिकंदर खान के हाथ से छूट गया। वे ऑपरेशन थिएटर में जा रहे थे और बड़ी उम्मीद से अपने बड़े बेटे को देख रहे थे, जो उनके परिवार का फिक्सर था। आई एम सॉरी, हम आपके फादर को नहीं बचा सके। ट्यूमर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि एमआरआई में कुछ भी क्लियर नहीं। जब तक दिमाग नहीं खुलता तब तक डॉक्टर को कुछ भी अंदाज़ा नहीं होता कि ट्यूमर किस हद तक फैल चुका है। हमने अपनी पूरी कोशिश की, मगर हुक्म तो खुदा का ही होता है और हमें मानना पड़ता है। डॉक्टर बिल्कुल रटे रटाए जुमले उसके कानों में डालकर आगे बढ़ चुका था और वो यूं खड़ा था जैसे उसका बाप नहीं मरा बल्कि आज वो खुद भी मर गया है। ऐसा नहीं हो सकता। आप तो एक बहुत ही काबिल डॉक्टर थे ना, फिर कैसे कैसे मर सकते हैं वो? आलम एकदम डॉक्टर पर झपट पड़ा। आपने ज़रूर कोई गड़बड़ की होगी, कोई गलती की होगी। ऐसे पेशेंट्स को मैंने बचते हुए देखा है। मैंने इस पर पूरी रिसर्च की है। आपने कुछ तो गलती की है डॉक्टर। और आरोप किस्मत पर लग रहे थे और आरोप किस्मत पर लगा रहे हैं। वो इस कदर तैश में था कि नायक खान उसे संभाल रहे थे। वे भी अपने बड़े भाई की मौत पर टूट चुके थे और आलम तो बिल्कुल ही ज़मीन पर ढेर हो चुका था। वो कई दिन तक बिल्कुल बेसुकूनी की हालत में रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर उसे बाद में पता चला कि अस्पताल की एक नर्स ने, जो ऑपरेशन थिएटर में मौजूद थी, उसी ने बताया कि डॉक्टर अब्दुल बासित से ऑपरेशन के दौरान एक छोटी सी गलती हो गई थी। अगर वो ऐसा नहीं करते तो शायद मरीज बच सकता था। और आलम कई पल तक बिल्कुल गुमसुम सा बैठा रहा। उसे अपने पापा की बातें याद आईं। आलम बेटा, मैं तुम्हें एक सफल सर्जन देखना चाहता हूँ। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। मैं जिंदा रहूँ या न रहूँ, तुम्हें एक काबिल सर्जन बनना है। तुम्हें उन टूटे बिखरे लोगों की उम्मीद बनना है जो अपने प्यारों को लेकर अस्पताल आते हैं। और तब आलम ने फैसला किया कि वो एक परफेक्ट सर्जन बनेगा। उसका मिशन बन गया कि वो ऐसा डॉक्टर बनेगा जो कभी भी कोई गलती नहीं करेगा। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में होती है, मगर इंसान को अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए, खासकर एक डॉक्टर को। वो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं बना बल्कि एक फैमिली फिक्सर भी बन गया था। उसे अपने छोटे बहन भाइयों और अपने चाचा की दोनों बेटियों को भी अपने नक्शे कदम पर चलाना था। दूसरे बच्चे तो उसकी तरह पैशनेट थे, लेकिन मुइज को डॉक्टर बनने का इतना ज़्यादा शौक नहीं था। मगर आलम के कहने पर ही उसने मेडिकल फील्ड ज्वाइन कर ली और उसकी प्राथमिकताएं भी बदल गई थीं। लेकिन वरीशा उन सबसे अलग थी। वो छोटी सी लड़की पूरी फैमिली में सबसे ज़्यादा शरारती और सबकी लाडली थी। आलम भी कभी कभी उसकी शरारतों पर मुस्कुरा देता। वो हमेशा से उसके दिल की पहली पसंद रही थी, क्योंकि जब वरीशा पैदा हुई थी तभी मंजा और सिकंदर खान ने उससे आलम के लिए मांग लिया था। आलम उस समय सिर्फ 12 साल का था और वरीशा से 12 साल बड़ा। नायक और कुदसिया बेगम ने थोड़ा सा ऐतराज उठाया था उस समय कि उम्र का फ़र्क ज़्यादा होगा, लेकिन मंजा बेगम का तो दिल आ गया था उस छोटी सी क्यूट सी गुड़िया पर, और उन्होंने जिद पकड़ ली कि वो वरीशा को ही अपनी बहू बनाएंगी। फैमिली में ये बात और किसी को नहीं पता थी। आलम को भी तब पता चला था जब वो मेडिकल फील्ड में आया था और उसने फैसला कर लिया था कि वरीशा को भी एक बहुत ही काबिल सर्जन बनाएगा, बिल्कुल अपनी तरह। वो उस पर न चाहते हुए भी रौब जमाता, क्योंकि वो जानता था कि कभी ना कभी तो वो उसकी पहुंच में आ जाएगी। उसका दिल उसकी तरफ खुद ब खुद ही आकर्षित होने लगा था, मगर न जाने वो क्यों उससे इतना चिढ़ती थी। वे दोनों बहुत ही अलग इंसान थे। एक आसमान था तो दूसरी ज़मीन, एक पूरब था तो दूसरा पश्चिम। आलम हमेशा इस बात पर चिंतित रहता कि अगर वरीशा को उसके साथ रिश्ते का पता चल गया तो वो तो न जाने क्या करेगी, और उससे आगे वो सोच भी नहीं सकता था। एक झटके से गाड़ी रुकी, हॉस्पिटल सामने था। उसने यादों को अपने दिमाग से झटक दिया। आज उसे एक बहुत ही खास सर्जरी करनी थी और वो अपने दिमाग को हर तरह की सोचों से आज़ाद रखना चाहता था ताकि उसका असर सर्जरी पर न पड़े। वो हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुआ तो हानिया उसी का इंतजार कर रही थी। हानिया भी उसके साथ एक सीनियर डॉक्टर थी, सीनियर न्यूरोसर्जन, और इन दोनों ने मिलकर ही सर्जरी अंजाम देनी थी। आलम ने उसकी तरफ एक उदासी मुस्कान फेंकी। काश उसकी जगह वरीशा होती तो कितनी अच्छी लगती। उसके दिल में हमेशा से यूँ ख्वाहिश थी कि वो वरीशा को एक सर्जन
बनता देखना चाहता था, मगर आज उसके रिजल्ट ने जैसे उसका दिल तोड़ दिया था। और ऊपर से वो उससे कितना बदगुमान थी। आज इतने उदास क्यों है? हानिया ने मुस्कुराकर उससे पूछा और उसके साथ साथ चलने लगी। बस यूं ही कभी कभी दिल उदास हो जाता है। आखिर मैं भी तो इंसान हूँ। आलम की बात सुनकर हानिया ने एक जोरदार ठहाका लगाया। अरे मैं तो भूल ही गई थी कि आप एक इंसान भी हैं और आपके अंदर भी दिल धड़कता है, उसने कुछ रोमानी अंदाज में कहा। जी बिल्कुल, मैं भी इंसान हूँ और सारी भावनाएं रखता हूँ। मेरा भी दिल कभी कभी टूट जाता है। अरे कौन है वो खुशकिस्मत जिसने आलम का दिल तोड़ा? वरना हम जैसे लोगों को तो आपके दिल तक पहुंचने की इजाज़त भी नहीं। उसने एक ठंडी सांस भरी। आलम उसे तन्वी से देखने लगा। नहीं हानिया, इस टॉपिक पर दोबारा बात नहीं होगी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं इंगेज्ड हूँ। हानिया जख्मी से अंदाज में उसे देखकर मुस्कुराई। जी जानती हूँ, मगर इस दिल का क्या करूँ जो सिर्फ आपके लिए धड़कता है? अपने दिल को समझा लें, क्योंकि मेरे दिल तक पहुँच हासिल आप नहीं कर सकती। इस पर बहुत पहले ही किसी और का राज है। मैं उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। उसने हानिया की आंखों में आंखें डालकर कहा। तो हानिया एकदम से नजरें झुका गई। कितनी खुशकिस्मत है वो लड़की जो आपके दिल पर हक जमाए बैठी है। आलम, कभी मुझे भी उनसे मिलवाइए ना। हाँ बहुत जल्द, मैं तुम्हें अपनी शादी में इन्वाइट करूँगा। वो मुस्कुराते हुए बोला और आगे बढ़ गया। हानिया लगभग उसके पीछे दौड़ती हुई गई। वो कब से आलम खान के पीछे पड़ी थी, मगर मजाल है ये इंसान किसी को झूठी उम्मीद भी दे दे। और आज तो उसकी बात ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। मगर वो इस वजह से अपनी दोस्ती का रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप सिर झुका लिया। बरीसा बिल्कुल हक्का बक्का सबको देख रही थी। किंजा, मुइज और शमाइला जितने हैरान थे उतना ही वो भी। शायद उन लोगों को भी इस बात का अंदाजा नहीं था। हरगिज़ नहीं, मैं मर जाऊंगी लेकिन उस चंगेज खान से शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मैं जो हमेशा उससे चिढ़ती हूँ, वो 2 मिनट मेरे पास बैठ जाए तो मेरी जान सूख जाती है। और मैं सारी ज़िंदगी ऐसे आदमी के साथ कैसे गुजारूंगी? वो अविश्वास से कुदसिया बेगम को देख रही थी, जिन्होंने अभी अभी ये खुलासा किया था। और आप बाबा, आप कितने छुपे रुस्तम निकले। आपने क्या सोचकर मेरा नाम उस खड़ूस के साथ जोड़ दिया? बेटा, ये तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारे पैदा होते ही ये बात तय हो चुकी थी कि तुम सिर्फ आलम की दुल्हन बनोगी। ये तुम्हारे बड़ों की ख्वाहिश है। और फिर आलम में क्या कमी है? उसके जैसा परफेक्ट इंसान तो हर लड़की का सपना होता है। तुम इतनी नाशुक्र क्यों हो रही हो? कुदसिया बेगम का बस नहीं चल रहा था कि वरीशा का दिमाग ठीक कर दें। मामा, वो मुझसे पूरे 12 साल बड़े हैं और हमारी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो इतने गंभीर, बिल्कुल मशीन की तरह रहते हैं। मुझे तो लगता है उनके अंदर दिल ही नहीं, हर वक्त सख्त उस्तादों की तरह डंडा लेकर खड़े रहते हैं। मैं जहर खा लूँगी मगर उनसे शादी नहीं करूँगी। यही मेरा आखिरी फैसला है। आलम खान, जो अपनी टाई की नोट ढीली करते हुए लॉन्च में दाखिल हो रहा था, उसकी बात सुनकर एकदम से ठिठक कर रुक गया। वो जो आज ये सोचकर आया था कि वरीशा से नरमी से बात करेगा, उसे समझाएगा, अचानक उसके माथे पर बल उभर आए। ये लड़की तो उसके लिए पूरा कश्मीर मसला बनती जा रही थी। इसे अब सीधा करना ही पड़ेगा। जहर घर में रखा है या मैं ला कर दूं तुम्हें, वरीशा मैडम? वो अचानक उसके सामने आ गया तो वरीशा घबराकर 2 कदम पीछे हटी, मुट्ठियां भींच कर उसे देखने लगी। तो इस खड़ूस को ये बात पता थी? उसने मन में सोचा। जहर खाने के अलावा मरने के बहुत तरीके होते हैं। मैं पंखे से लटक जाऊंगी। और आपको तो मुझ में हमेशा कीड़े ही दिखते हैं ना, तो आप कैसे मान गए इस रिश्ते के लिए, बताइए? वो अब सीधे उससे सवाल कर रही थी और वो बस होंठ भींचे उसे देखता रहा। बाकी सारे घरवाले तो चुपचाप अपने अपने कमरों में खिसक गए थे और सारा बोझ आलम के कंधों पर डाल दिया था कि अब यही संभाले इस मोहतरमा को। उसने ब्रीफकेस और कोट नीचे रखा, अपने कफलिंग खोले और आस्तीने मोड़ने लगा, जैसे वरीशा के गुस्से और चिल्लाने का उस पर कोई असर ना हो। पंखे से तुम खुद लटकोगी या फिर मैं मदद करूं? चलो कमरे में, मैं किसी रस्सी का इंतजाम करता हूं। वो मुस्कान दबाते हुए उसे ही देख रहा था। उसकी सारी बदतमीजियों के बावजूद वो अब भी उसके दिल की बादशाह थी। और ये बात वो कई बार कहना चाहता था मगर हर बार नाकाम हो जाता। आप मुझसे अपना हर रिश्ता ख़त्म कर दें तो मैं मरने का इरादा कैंसिल कर दूंगी। वैसे भी मुझे मरने का कोई शौक़ नहीं, मैं जीना चाहती हूँ। और ये तभी मुमकिन होगा जब मैं आपकी पहुँच से बहुत दूर चली जाऊँगी। अच्छा ठीक है जी, ये भी करके देख लो, मगर मैं जानता हूँ कि मेरा प्यार तुम्हें वापस मेरे पास खींच कर लाएगा। तुम मुझसे लाख डरती हो, मुझे जल्लाद कहती हो, हलाकू खान कहती हो, चंगेज खान भी कहती हो, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ कि
कि तुम मुझसे काफ़ी इम्प्रेस्ड हो, क्योंकि मुझे नज़रअंदाज करना आसान नहीं। वो कदम कदम उसके करीब आ रहा था और बरीशा उससे पीछे हटती जा रही थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। न जाने क्यों जब भी आलम उसके करीब आता उसका दिल ऐसे ही ऊधम मचाने लगता था। वो अब और पीछे नहीं जा सकती थी क्योंकि उसके पीछे दीवार थी। बताओ क्या करना चाहती हो तुम? जो भी पढ़ना चाहती हो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, क्योंकि मैं ये तो मान चुका हूँ कि तुम्हारी जैसी जिद्दी और कुंद दिमाग लड़की डॉक्टर बनने के काबिल नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपनी इच्छा से पीछे हटता हूँ। अगर मेरी होने वाली बीबी डॉक्टर ना भी बनी तो नो इशू। वो इतनी यकीन से बोला कि वरीशा की रूह जैसे कांप उठी। इस जुम्मे को हमारा निकाह है वरीशा, तब तक अपना दिमाग बिल्कुल सेट कर लो और अपना बचपना ख़त्म कर दो, क्योंकि डॉक्टर आलम सिकंदर की होने वाली बीबी में बचपना तो नहीं होना चाहिए, है ना? वो उसके बिखरे बाल उंगली पर लपेट कर उसके कान के पीछे कर गया तो वरीशा को लगा जैसे उसकी सांस रुक गई हो। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी मगर शब्द जैसे गले में अटक गए थे। वो कुछ पल उसे देखता रहा, फिर लंबे लंबे कदम भरता हुआ अपने कमरे में चला गया और वरीशा को लगा जैसे मौत का परवाना उसके नाम लिख दिया गया हो। अब वो बहुत जल्द मरने वाली थी। वो गुमसुम अपने कमरे में बैठी थी। जिस शख्स से पीछा छुड़ाने के लिए उसने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, वही शख्स अब पूरी जिंदगी के लिए उस पर थोप दिया गया था। ये सोच कर ही उसकी रूह तक कांप जाती थी। उसने हर तरह का विरोध कर लिया, यहाँ तक कि हड़ताल तक की थी, मगर कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। सबका यही कहना था कि अगर वो डॉक्टर नहीं बनना चाहती तो फिर ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी में जो चाहे कर सकती है, इसके लिए वो आज़ाद है। मगर उसके पैरों में आलम नाम की बेड़ियां हर हाल में डालनी ही डालनी है। ये एक ऐसा हुक्म था जिसकी तामील के लिए हर कोई उसे मजबूर कर रहा था। अब तो उसके बाबा भी उसकी नहीं मान रहे थे और वो रो रो कर अपनी आंखें सुजा चुकी थी। ऐसा नहीं था कि उसे आलम सिकंदर से नफरत थी, लेकिन उसका सख्त मिजाज, हर चीज़ में नियम कायदे की पाबंदी, वरीशा जैसी आज़ाद ख्याल लड़की के दिमाग पर हथौड़े की तरह पड़ता था। वो हमेशा उससे दबकर रहती थी, उससे बचती छुपती रहती, क्योंकि हर छोटी बड़ी बात पर वो उस पर कड़ी से कड़ी नज़र रखता था। और अब वरीशा समझने लगी थी कि वो उसके बारे में इतना कॉन्शियस क्यों है। उसे तो हैरानी इस बात की होती थी कि जिस लड़की से उससे सबसे ज़्यादा दिक्कत है उसे वो अपनी ज़िंदगी में शामिल कैसे कर लेगा। उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया गया तो वो वहीं बिस्तर पर बैठी रही। उसने किसी से बात न करने का फैसला कर लिया था। घर में उसके निकाह की तैयारियां चल रही थीं, क्योंकि आलम सिकंदर की हर बात घर में हुक्म का दर्जा रखती थी और वरीशा तो जैसे अंगारों पर जल रही थी। दरवाज़ा खुला तो शमाइला और किंजा भागती उसके बिल्कुल पास आकर धम से बैठ गईं। वरीशा की बच्ची, अब ये सोग ख़त्म करो। आलम भाई इतने भी बुरे नहीं हैं। शुक्र करो तुम जैसी लड़की को वो अपनी ज़िंदगी में जगह दे रहे हैं, किंजा ने शरारती अंदाज में कहा और हंसते हुए शमाइला के हाथ पर थपकी मारी तो वरीशा का खून जैसे गुस्से के मारे खौल गया। क्यों, क्या कमी है मुझ में? मैं किसी शहजादी से कम हूँ क्या? वरीशा को अपनी बेइज्जती बहुत बुरी लगी थी। दिल जैसे अंदर ही अंदर टूट गया था। तो फिर मुंह फुलाकर क्यों बैठी हो? शमाइला बोली। मुझे तो पहले ही शक था कि आलम भाई को वरीशा पसंद है, तभी तो उस पर कुछ ज़्यादा ही नज़र रखते थे। हाँ यार, आलम जैसा हैंडसम, सलीकेदार, परफेक्ट इंसान और मेरी हम उम्र वरीशा के पीछे ऐसे दीवाने हो गए। अफसोस, मैं भी तो उतनी ही उम्र की हूँ और मेरा रिजल्ट भी उससे बेहतर है। फिर भी किंजा ने ताना मारा तो वरीशा तड़प उठी। आलम सिकंदर चाहते थे कि उनकी बीवी भी उनकी तरह सर्जन बने, मगर न जाने इस वरीशा पर कैसे दिल हार बैठे, जो ना उनके लेवल पर थी और ना उनके सख्त मिजाज से मेल खाती थी, बल्कि उनकी कामयाबी पर एक दाग जैसी थी। किंजा ने नकली नाराजगी में वरीशा के कंधे पर हल्की चपत मारते हुए कहा तो वरीशा झटके से पीछे हटकर बोली, तो तुम ही कर लो ना अपने मिस्टर खड़ूस परफेक्ट आलम सिकंदर से निकाह, मेरा तो मसला हल हो जाएगा। वैसे आइडिया बुरा नहीं है यार। वरीशा के दिमाग में एकदम से शैतानी चमक आई। क्या ख्याल है शमाइला, मेरी जगह अगर किंजा आलम की दुल्हन बन जाए तो? शमाइला ने मुंह खुलाकर खुला छोड़ दिया। पागल हो गई हो? तुम्हें पता है कल रात चाचा आलम भाई के कमरे में गए थे, शायद यही सलाह देने। मैंने सब सुना था और भाई तो इतने गुस्से में आ गए थे, जोर से बोले मेरी ज़िंदगी में सिर्फ वरीशा आएगी, कोई और नहीं। शमाइला ने आंखें फैलाकर कहा, यार भाई कितने बड़े छुपे रिस्तम निकले, कभी किसी को कुछ बताया ही नहीं। काश तुम्हें पहले ही बता देते तो आज तक उनकी मोहब्बत में डूब चुकी होती। मगर अभी भी वक्त है, निकाह से पहले पहले तुम्हें भाई से प्यार हो जाएगा, देख लेना।
वैसे भी भाई अब तुम पर ज़्यादा सख्ती नहीं करेंगे। तुम्हारे निकाह का जोड़ा भी उन्होंने अपनी पसंद का खरीदा है। बेचारे बाजार बाजार घूमते फिर रहे हैं अम्मी के साथ, और तुम हो कि बिस्तर से उठने का नाम ही नहीं ले रही। सारा मज़ा ख़राब कर दिया। कितना अरमान था हमें अपने भाई की शादी का। किंजा नाक सुकड़ते हुए बोली तो वरीशा हैरानी में मुंह खुला छोड़कर उसे देखती रह गई। उसे सच में अंदाजा नहीं था कि आलम उसके बारे में कभी भी ऐसा सोच सकता है। उसका दिल अविश्वास से कांप गया। दोनों लड़कियां कमरे से चली गईं और वो किसी गहरी सोच में डूब गई थी। अगर वो इंसान इतना खड़ूस और सख्त ना हो तो कितना अच्छा हो, मगर जैसे ही आलम का नाम उसके दिमाग में आता उसके दिल में डर की एक ठंडी लहर दौड़ जाती। उस जल्लाद के साथ जिंदगी कैसे होगी, कितना डरावना होगा वो हर दिन हर पल। उफ। उसने फिर से रजाई में सिर छुपा लिया। न जाने किस्मत उसे कहाँ ले जाने वाली थी। क्या आपको ये निकाह कबूल है? बरीशा खान ऐश गिरे मैक्सी में घूंघट लिए मौलवी साहब के सवाल पर एकदम से चौंक गई। क्या ये सचमुच हकीकत है, कोई डरावना सपना नहीं? जब उसके जहर खाने और पंखे से लटक जाने वाली धमकियों का असर भी घर वालों पर नहीं हुआ तो उसे हथियार डालने पड़े थे। वरीशा खान, क्यों डर रही हो? कहा भी है कौन सी आज ही रुखसती हो रही है और तुम उसके कमरे में भी नहीं जा रही। बस रिलैक्स। उसने खुद को समझाया और निकाहनामे पर साइन कर दिए। लेकिन निकाह से एक दिन पहले वो आलम सिकंदर के कमरे में गई थी। उसे देखकर वो एक पल को ठिठक गया था, फिर हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर बढ़ा। तो आखिरकार तुमने मेरी ज़िंदगी में शामिल होने का फैसला मान ही लिया। उसके होठों से मुस्कान हट नहीं रही थी, मगर वरीशा उसे खूंखार नज़रों से घूर रही थी। मैंने कोई फैसला नहीं माना, मुझे ज़बरदस्ती मनवाया गया है। लेकिन इससे पहले मेरी एक शर्त है। अगर आप मान लें तो कल मैं आपसे निकाह कर लूँगी, वरना पूरे ख़ानदान में आपकी बेइज्जती हो जाएगी मिस्टर आलम सिकंदर, क्योंकि निकाह के वक्त मैं साफ मना कर दूँगी। अच्छा, तो तुम मुझे धमकी देने आई हो? बोलो क्या शर्त है? मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, मगर ये बिल्कुल मंजूर नहीं कि तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल न होने की जिद करो, क्योंकि तुम अभी नहीं जानती कि तुम कितनी लकी हो। एकदम से उस घमंडी इंसान की बात सुनकर वरीशा को अपने होंठ दांतों तले दबाने पड़े। इन पेपर्स पर साइन कर दें, मैं निकाह कर लूँगी। ये कैसे पेपर हैं? आलम सिकंदर ने उससे हाथ से कागज़ लेते हुए पूछा। ये इजाज़तनामा है और मजबूरी है मेरी कि मुझे आपसे ही साइन करवाने हैं, क्योंकि इस घर में मेरे बाबा तक आपका हुक्म मानते हैं, इसलिए डायरेक्ट आपके पास आई हूँ। वो मुस्कुराते हुए पेपर्स खोलकर देखने लगा। चाचा जान जानते हैं कि मैं ही तुम्हारे लिए बेस्ट चॉइस हूँ। तुम्हारा दिमाग अभी मैच्योर नहीं है बरीशा, तुम इन बातों को नहीं समझती, लेकिन बहुत जल्द समझ जाओगी। शायद निकाहनामे पर साइन करने के बाद तुम में कुछ मैच्योरिटी आ जाए। तो फिर आप मुझ जैसी नॉन मैच्योर लड़की से शादी क्यों कर रहे हैं? किसी मैच्योर लड़की को ढूंढ लें जो आपके स्टैंडर्ड पर पूरी उतरे, आपकी तरह एकदम परफेक्ट हो, बिल्कुल रोबोट टाइप, मशीन जैसी ज़िंदगी जीने वाली, क्योंकि मैं तो वैसी नहीं हूँ। वो हाथ सीने पर बांध कर एक अदा से बोली तो आलम सिकंदर दिलो जान से उस पर फिदा हो गया। तुम्हारा मशवरा अच्छा है, मगर क्या करूँ, मोहब्बत बड़े बड़ों का दिमाग ख़राब कर देती है। मैं एक न्यूरो सर्जन हूँ, लेकिन मोहब्बत जैसे वायरस को दिमाग से निकालने का कोई इलाज नहीं मेरे पास, इसीलिए मैं भी मजबूर हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। क्योंकि तुम शायद नहीं जानती, मगर मैं तब से तुमसे मोहब्बत करता हूँ जिस दिन से तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा था। और एक बार मेरी ज़िंदगी में शामिल हो जाने के बाद तुम्हारा दिल भी मेरे लिए ज़रूर धड़केगा, मैं दावे से कह सकता हूँ। और रही बात इन पेपर्स पर साइन करने की, तो वो भी कर देता हूँ। तुम बाहर जाने का अपना शौक़ पूरा करके देख लो। अपनी ज़िंदगी में तुम हर फैसले में आज़ाद हो, मगर ये बात दिमाग में रखना कि तुम हर वक्त आलम सिकंदर के हिसार में रहोगी। मैं तुम्हारी ज़िंदगी का वो घेरा हूँ जिसके अंदर ही तुम्हें रहना होगा। तुम इस तारे की कशिश से बाहर नहीं जा सकती, चाहे जितना मर्जी दूर चली जाओ मुझसे। आलम का हर शब्द बरीशा के दिल पर जैसे गहरे निशान छोड़ रहा था। वो पेपरों पर साइन करवा कर बाहर निकली। आज निकाहनामे पर साइन करने के बाद उसका दिल अजीब सा धड़क रहा था। क्या सच में निकाह में इतनी ताकत होती है कि एक लड़की की किसी लड़के के बारे में पूरी सोच बदल जाए? वरीशा ने खुद से सवाल किया। मम्मा प्लीज़, अब मुझसे कोई मना नहीं करेगा। आप सबके चहीते और लाडले आलम साहब से अनुमति ली है मैंने। ये देखिए, ये पेपर्स मैंने उनसे साइन करवाए हैं। इन पर लिखा है कि मैं अपनी ज़िंदगी का हर फैसला खुद कर सकती हूँ, मुझे कोई रोक टोक नहीं होगी। आप जानती हैं मुझे तुर्की जाने का कितना शौक़ है और मुझे स्कॉलरशिप पर बुलाया गया है।
अब मैं अपनी मर्जी से पढ़ाई करूँगी, जो दिल करेगा वही करूँगी। हमारा पूरा फ्रेंड्स ग्रुप जा रहा है मम्मा, और मैं अब कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, 18 साल की हो चुकी हूँ। प्लीज़ मम्मा परेशान मत होना। वो कुदसिया बेगम से लिपट कर बोली और वो बेबसी से उसका माथा चूमने लगी। जानती थी अब ये लड़की अपना ये सपना पूरा करके ही दम लेगी। उसे तुर्की आए लगभग 2 साल हो चुके थे। इन 2 सालों में उसने अपनी ज़िंदगी पूरी तरह एंजॉय की। उसने 2 साल का ड्रेस डिजाइनिंग कोर्स किया था। उसे शुरू से ही डिजाइनिंग का बहुत शौक था और यहाँ आकर उसने बहुत कुछ सीखा। वो हिंदुस्तान वापस जाकर अपनी खुद की एक अलग ब्रांड बनाना चाहती थी। आज वो अपने देश वापस जा रही थी। 20 साल की ये लड़की लौटते समय बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, मगर वो एक मंजर उसके दिमाग से मिट नहीं रहा था। जब वो तुर्की जा रही थी और वो उसके कमरे में आया था, वो बहुत चुप चुप था। न जाने खफा था या उदास, उसके एक्सप्रेशन से कुछ समझ नहीं आता था। लेकिन तब बरीशा को फ़र्क नहीं पड़ता था। वो बस अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती थी। जब वो उसके बिल्कुल करीब आया, बरीशा का दिल एक पल को रुक सा गया। तुम्हें लगता है कि मुझसे दूर रहकर तुम खुश रह पाओगी, तो तुम गलत हो बरीशा। मैं तुम्हें हर पल याद आऊँगा, मगर मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, क्योंकि मुझे अब ये बात अच्छी तरह समझ आ गई है कि तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी अपनी पसंद से चलनी चाहिए, मेरी पसंद से नहीं। शायद मैं गलत था और इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। ज़िंदगी में तुम जो भी करना चाहो तुम आज़ाद हो, मगर इस बात को कभी भी अपने दिमाग से मत निकालना कि तुम आलम सिकंदर खान की बीवी हो, और मैं तुमसे कभी किसी भी हाल में हाथ नहीं उठा सकता, कभी छोड़ नहीं सकता। ये कहकर उसने वरीशा को अपने करीब कर लिया था, बेहद करीब, कि वो उसके सीने से लगी खड़ी थी। लेकिन पूरा वजूद जैसे सुन्न हो गया था। वो खुद को उससे दूर करना चाहती थी, लेकिन कर नहीं पा रही थी। उसे सीने से लगाकर आलम ने सुलगते दिल को थोड़ी सी ठंडक देने के बाद उसका चेहरा अपने दोनों हाथों के प्याले में भरा था। वरीशा ने एक पल के लिए नज़र उठाकर उसकी आंखों में देखा था। उसे ऐसा लगा जैसे आलम की आंखों में नमी हो। उसने जल्दी से अपनी नज़रें चुराई थीं। कुछ पल के बाद वरीशा को देखने के बाद आलम ने अपने नरम होंठ उसके माथे पर रखे थे। माथे से होते हुए उसने उसके दहकते हुए गालों को धीरे से अपने होंठों से छू लिया था। बड़ी शिद्दत से उसका मन हुआ वरीशा के नरम होंठों को भी छू ले, लेकिन जानता था अगर ये हरकत कर दी तो कभी भी उसको यहाँ से जाने नहीं दे पाएगा। लेकिन जिद्दी दिल का क्या करता, जो मचल मचल कर उसे और छूने के लिए मचल रहा था। और फिर वो दिल के आगे हार गया। आंखें बंद करके गहरी सांस ली और अगले ही पल उसके होंठों पर भी अपनी मोहब्बत की मोहर लगा दी। वो बड़ी बेताबी से उसके होंठों को कतरा कतरा पीने लगा था और वरीशा जैसे सन्न रह गई। मेरा ये स्पर्श तुम्हें हर रात तड़पाएगा वरीशा, वो उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया और फिर मुड़कर चला गया। वरीशा का दिल एक पत्थर की तरह जम गया। वो तुर्की के सफ़र पर निकल गई। उसे पूरा यकीन था आलम उसे कभी याद नहीं करेगा, मगर 2 सालों में न जाने कितनी बार उसे उसका वो आखिरी स्पर्श बेहद शिद्दत से याद आया था। अनचाहे अपने होंठों को छूकर देखती, ऐसा लगता है जैसे आलम का स्पर्श अभी भी उसके होंठों पर बिखरा पड़ा है, और उस स्पर्श को याद करते ही दिल और भी तेजी से धड़कने लगता। क्या निकाह में इतनी ताकत होती है कि एक औरत का दिल एक मर्द के लिए पिघल जाता है और वो उसका शौहर बन जाता है। इन 2 सालों में आलम ने उससे कभी भी संपर्क करने की कोशिश नहीं की थी। उसने जैसे वरीशा को पूरी आज़ादी दे दी थी, और यही बात वरीशा को चिढ़ाने लगी थी। वो मेरा शौहर है, कभी तो फ़ोन करके मेरी खैरियत पूछ सकता था ना। वो अपने फ़ोन को बार बार देखती और सोचती रहती, मगर खुद उसे कॉल करना अपनी बेइज्जती समझती थी। वो बाकी बहुत खड़ूस था। मजाल है कभी उसने उसे फ़ोन तक किया हो, मगर वापसी पर भी उसकी नज़रें अनजाने में ही उसे ढूंढ रही थीं। जैसे उसने अपने बाबा जान और अपनी मामा को देखा, उसकी आंखें खुशी से भीग गईं। वो उनसे लिपट गई। ये एहसास वो 2 साल से मिस कर रही थी। मेरी बच्ची, दुनिया देख आई, अब तो तसल्ली हो गई ना। कुदसिया बेगम ने नम आंखों से उसे देखा। वो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। कांच जैसी शरबती आंखें, घनी मुड़ी पलकें और सुनहरे घुंघराले बाल। पहले से थोड़ी मैच्योर भी हो गई थी। 2 साल पहले जैसे कपड़े पहनने का सेंस नहीं था, कभी फटी जीन्स कभी लोअर और शर्ट में घूमने वाली, आज एक बेहद खूबसूरत से कुर्ते और प्लाजो में थी। नायक अली खान ने उसका माथा चूमते हुए कहा, बेटा मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। उनसे मिलकर वरीशा इधर उधर देखने लगी। शायद वो दिख जाए। किसे ढूंढ रही हो? जिसे ढूंढ रही हो वो हॉस्पिटल में सर्जरी में व्यस्त है, समय नहीं निकाल सके। अचानक से कंजा और शमाइला भी वहाँ आ गईं और वरीशा दोनों के गले लग गई। इन छिपकलियों को उसने बहुत मिस किया था।
मैंने कब पूछा है उस खड़ूस के बारे में जो तुम मुझे बता रही हो, उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा, माना जैसे उसे कोई परवाह ना हो। ओहो, तो ये बात है। वैसे तुम जैसे किसी की बीवी हो ना तो पति हाथ से निकल ही जाते हैं, जैसे आलम भाई निकल गए। पता है, अपनी एक सीनियर डॉक्टर के साथ होते हैं हमेशा हंसते मुस्कुराते। हम भी कभी कभी प्रैक्टिस के लिए हॉस्पिटल जाते हैं तो उनका दोस्ताना देखकर तुम्हें कोसते हैं। कसम से बहुत बुरी हो तुम बरीशा। मेरे इतने हैंडसम भाई को संभाल नहीं सकी और वो हानिया की बच्ची ने फ़ायदा उठा लिया। शमाइला उसे डांट रही थी और वरीशा को ऐसा लगा जैसे वो वहीं खड़ी खड़ी गिर जाएगी। तुम्हारे लिए तो एक तरह से अच्छा ही हो गया ना। तुम तो जान छुड़ाना चाहती थी ना भाई से। घर के रास्ते में वो बिल्कुल खामोश थी, मगर उसका दिल एक ही बात पर अटका हुआ था, आलम किसी और लड़की के चक्कर में। ये सोचना भी उसे बेचैन कर रहा था। बाबा प्लीज़ गाड़ी रोकिए, मुझे हॉस्पिटल जाना है। क्या हुआ बेटा, पहले घर तो चलो, फ्रेश हो जाओ, थोड़ा आराम कर लो। ऊपर से फिर आलम भी आ जाएगा, तब मिल लेना उससे। नहीं बाबा, मुझे आराम नहीं करना, मुझे अभी जाना है। प्लीज़ आप मुझे यहीं छोड़ दें और घर चले जाइए। वो इतनी जिद से बोली कि नायक अली खान मुस्कुराहट दबाते हुए गाड़ी रोक गए। शमाइला, कंजा और कुदसिया बेगम जो उसे लेने आई थीं, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगीं। मतलब बरीशा के अंदर आग लग चुकी थी। अब बस ये देखना था कि आग कितनी तेज है। वो अपना बैग कंधे पर डालती लंबी हील की टिक टिक से आसपास के शोर को पार करती हुई राहदारी में जा रही थी। वो जानती थी कि आलम का ऑफिस कहाँ है। मैडम, आप कौन हैं? बिना अपॉइंटमेंट के कहाँ जा रही हैं? रिसेप्शनिस्ट उसके पीछे भागी तो वो एक झटके से पीछे पलटी। घुंघराले बाल एक पल के लिए हवा में लहराकर उसके कंधे पर आकर गिरे। वो लड़की प्रशंसा भरी नजरों से उसे देखने लगी। मैं बरीशा आलम खान हूँ, आलम खान की बीवी। कोई मुझे रोक कर दिखाए। न जाने उसे इतना गुस्सा किस बात पर आ रहा था। रिसेप्शनिस्ट एकदम से शांत और हैरानी से उसे देखने लगी। अरे मैम, आप जाइए प्लीज़, ऑफिस में बैठकर इंतजार करें, वो बस अभी फ्री होकर बाहर आ जाएंगे। उसके लहजे में एकदम से अदब आ गया था और वरीशा दरवाज़ा खोलकर उसके ऑफिस में चली गई। उसका ऑफिस भी उसी की तरह नफासत से सजा हुआ था। एक तरफ उसका कोट टंगा था। वो उसकी बड़ी सी कुर्सी पर बैठकर झूलने लगी, जैसे अपना हक जमा रही हो कि ये सब कुछ वरीशा खान का है, आलम खान समेत। उसका दिल जल रहा था। वो ऐसा कैसे कर सकता है? अगर ऐसा ही करना था तो उससे निकाह क्यों किया? क्यों उसके वजूद पर अपना स्पर्श छोड़ा? क्यों उसके दिल में अपनी मोहब्बत का बीज बोया जो अब एक पेड़ बनने के करीब था? वो यूं उस पेड़ की जड़ें कटते नहीं देख सकती थी। उसे आलम सिकंदर से दो दो हाथ करने थे। थोड़ी देर के बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और वो अंदर आया। सामने कुर्सी पर बैठी वरीशा खान को देखकर एकदम से ठिठक कर रह गया। वरीशा उसे अंदर तक उतरने वाली निगाहों से देख रही थी। 32 साल का वो परिपक्व मर्द अपनी पूरी शान शौकत के साथ उसके दिल में उतर रहा था, जैसे चीख चीख कर कह रहा हो कि आलम सिकंदर सिर्फ तुम्हारा है, उसे किसी और का होने नहीं देना। वो एकदम से उठी। आलम का दिल एक पल को ठहरा, मगर अपने लहजे को सामान्य रखते हुए बोला, वेलकम होम बरीशा खान। उसने होठों पर हल्की मुस्कुराहट सजा ली। बरीशा खान नहीं, वरीशा आलम खान। क्या भूल गए कि मैं आपके निकाह में हूँ? उसने जैसे याद दिलाया। ओह रियली, तुम्हें याद है? मुझे लगा तुम अपनी दुनिया में इतनी मस्त हो जाओगी कि ये भी भूल जाओगी कि मैं तुम्हारे नाम पर दर्ज हूँ। मैं तो नहीं भूली, मगर शायद आप भूल गए हैं। ना ही इन 2 सालों में आपने कोई कॉल की, ना ही आज एयरपोर्ट पर लेने आए, जबकि आप जानते थे कि मैं आ रही हूँ। मेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्जरी थी वरीशा, और तुम जानती हो कि मैं काम को सबसे पहले रखता हूँ। वो नरमी से बोला। उसकी आंखों में देखे जा रहा था। पता नहीं वो इतनी बेचैन क्यों थी, वो समझ नहीं पा रहा था। उसने इन 2 सालों में बरीशा को कभी कॉल नहीं की थी, क्योंकि वो चाहता था वो अपनी ज़िंदगी से आलम सिकंदर को निकाल कर देखे कि वो कितनी खुश और सुकून में रह सकती है। मगर उसकी आंखों में ये बेचैनी और उदासी देखकर उसे अंदाज़ा हो गया था कि इन 2 सालों में वो कितनी खुश थी। उसके दिल को जैसे एक अजीब सी तसल्ली मिल गई थी उसे यूं बेचैन देखकर। अचानक ऑफिस का दरवाज़ा खुला और हानिया अंदर दाखिल हुई। वफाज का ऑपरेशन तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था आलम, बट यू डिड वेरी वेल। हमेशा की तरह वो अपनी ही रो में बोलती चली जा रही थी कि अचानक से उसकी ज़बान रुक गई। सामने खड़ी लड़की उसे अंदर तक उतरने वाली नज़रों से देख रही थी। ओह, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? मैं माफ़ी चाहती हूँ। हानिया का मूड एकदम से बहुत ख़राब हो गया था। अरे अरे नहीं, कोई बात नहीं, इधर आओ, इनसे मिलो, ये हैं बरीशा खान, मेरी कजन। वो खुशगवार लहजे में बरीशा को देखकर बोला तो बरीशा जैसे आग बबूला हो गई।
कज़न नहीं हूँ, उनकी बीवी हूँ। मैं 2 साल के लिए मुल्क से बाहर क्या चली गई, ये तो हमारा रिश्ता ही भूल गए। आलम सिकंदर खान, मुझे याद दिलाना बहुत अच्छे से आता है। आलम होठों पर हल्की मुस्कान सजाए उसकी आग भरी बातें सुन रहा था। आखिर वो इतना चिढ़ क्यों रही थी और बार बार क्यों जता रही थी कि वो उसकी बीवी है। बेशक उसे ये अच्छा लग रहा था, मगर वो वजह जानना चाहता था। जी जी, ये मेरे निकाह में है, ज़बरदस्ती निकाह में, क्योंकि मैंने इस पर धौंस जमाकर इन्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल किया था और फिर इन्हें आज़ाद कर दिया कि जाइए अपनी ज़िंदगी जी लीजिए, आखिर में तो आपको मेरे पास ही आना है। हानिया उसकी बात सुनकर अंदर तक तड़प गई, मगर ऊपर से मुस्कुराकर उसे देखा। वो लड़की वाकई इतनी खूबसूरत थी कि आलम के दिल पर राज कर सकती थी। इन 2 सालों में आलम ने उसे कितना मिस किया था, ये हानिया बहुत अच्छी तरह जानती थी। और आज आलम की आंखों में वही सुकून और खुशी थी जो बिछड़ी हुई मोहब्बत के मिलने पर होती है। आपने ऑपरेट कर लिया है तो फिर घर चले। मेरे पास गाड़ी नहीं है, आपके पास तो होगी ना। बरीशा आलम का कोट उठाकर उसे पहनाते हुए बोली। हाँ हाँ चलो। अच्छा हानिया, कल मिलते हैं और उस नए पेशेंट की प्रोफाइल मुझे मेल कर दीजिएगा जिनकी कल सर्जरी है। हानिया बस सिर हिलाकर रह गई। वापसी के रास्ते पर वो अपनी उंगलियां चटकाती जा रही थी और आलम बिल्कुल शांत था। मुझे तो समझ नहीं आता आप इतने सुकून में कैसे हैं। आपने मुझसे निकाह अपनी मर्जी से किया था ना, तो फिर मेरे चले जाने के बाद इधर उधर क्यों वक्त गुजारने लगे। हाँ, आखिर उसकी बात असली उसके मुंह पर आ ही गई थी और आलम ने एक गहरी मुस्कान अपने चेहरे पर सजा ली। मतलब वो हानिया के नाम पर जल रही थी। जाहिर है, जब निकाह के बाद बीवी छोड़कर चली जाए तो शौहर इधर उधर ही देखता है ना। और तुम तो अभी भी बच्ची हो, मगर मैं तो 32 साल का एक हैंडसम भरपूर मर्द हूँ। मेरे सीने में भी एक दिल धड़कता है जो तुम्हारे मुताबिक एक मशीन है। तो क्या ये सच है? वो एकदम से उसकी तरफ मुड़ी। आलम को गाड़ी रोकनी पड़ी, वो भी उसकी तरफ घूम गया। पहली बार वरीशा को जलता देखकर उसे अजीब सी खुशी हो रही थी। वो उसे और चढ़ाना चाहता था। अगर तुम अब भी ना आती तो शायद मैं दूसरी शादी कर लेता, क्योंकि मर्द को तो 4 शादियों तक की इजाज़त है मिस वरीशा, और इसके लिए पहली बीवी से इजाज़त लेना भी ज़रूरी नहीं। ये सुनकर वरीशा और भी तड़प गई। मेरी भला से 10 शादियाँ करें। हेट यू, आई हेट यू। वो जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगी, पर दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे जो कब से उसके अंदर हलचल मचाए हुए थे। दिल जैसे जल उठा। आलम ने अचानक उसका हाथ थामा और एक झटके से उसे अपने करीब खींच लिया। कसम से तुम इस हालत में सीधा मेरे दिल में उतर रही हो। मन तो कर रहा है तुम्हें इसी सिचुएशन में और छेड़ूं और मजा लूं, मगर तुम्हारा नाजुक दिल बंद भी हो सकता है, और बदकिस्मती से मैं हार्ट सर्जन नहीं हूँ, इसीलिए खतरा है। ये कहते हुए वो पूरी शिद्दत से वरीशा को अपने सीने से लगा गया। उसकी मजबूत पकड़ में वरीशा मछली की तरह तड़पने लगी। आप बहुत बुरे हैं आलम, बहुत संगदिल। मेरे दिल में अपनी मोहब्बत डालकर मुझे नज़रअंदाज करने वाले, मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी। वो और ज़ोर से उसके सीने में चेहरा छुपाकर रोने लगी। उसके आंसू आलम की शर्ट में समा रहे थे। तुमसे ज़्यादा संगदिल नहीं हूँ मैं। तुम्हारे अंदर का ये गुबार निकालने के लिए पूरे 2 साल लगे मुझे। 2 सालों में कितने दिन, कितने घंटे, कितने लम्हे होते हैं, ये मैं तुम्हें गिनकर बता सकता हूँ। बस मैं देखना चाहता था कि आलम सिकंदर की ज़िंदगी से निकलकर तुम कौन सा तीर मान लोगी। उसने उसे नरमी से खुद से अलग किया, उसका चेहरा दोनों हाथों में थामकर चूमने लगा। वो उसे उस समय बिल्कुल एक छोटी बच्ची लग रही थी जो हिचकियों के साथ रो रही थी। अच्छा, अब रोना बंद करो। ये रोना रुखसती के लिए संभाल कर रखना, क्योंकि अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता। पीछे हटिए। मैं अभी सिर्फ 20 साल की हूँ, अभी शादी नहीं करनी मुझे। जितना आपने मुझे तड़पाया है उतना ही तड़पाना चाहती हूँ आपको। पता है, जब शमाला ने मुझे आपके अफेयर के बारे में बताया तो मेरा दिल चाहा पूरी दुनिया को आग लगा दूँ, या अपने दिल का खून कर दूँ जिसमें आप बसने लगे हैं। मैं आपसे ज़रूर बदला लूँगी। अब वो फिर से पुरानी वाली वरीशा बन गई थी। कुछ देर पहले की भावुक वाली वरीशा अब गायब थी, क्योंकि अब उसे तसल्ली हो गई थी कि आलम सिकंदर के दिल पर सिर्फ और सिर्फ उसी का राज है। बहुत बुरी हो यार तुम। औरतें हमारे जज्बातों से खेलती हैं, मगर अब मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। रुखसती नहीं करोगी तो कोई बात नहीं, निकाह तो है ना हमारा। मुझ पर कोई गुनाह नहीं अगर मैं तुम पर अपना हक भी जता लूँ, क्योंकि तुम्हारे इकरार के बाद अब ये दिल काबू में नहीं। हाँ, अलबत्ता तुम मुश्किल में पड़ सकती हो। ये कहकर आलम ने उसकी कमर में अपनी बाहें डाल दी और उसे अपने और करीब खींचने लगा। वो बाकी उसे और छेड़ना चाहता था, और वरीशा सच में डर गई, एकदम से पीछे हट गई।
गाड़ी चलाइए, वरना मैं चलाना शुरू कर दूंगी और कहूंगी कि आपने मुझे किडनैप किया है। वो घबराई हुई थी और आलम को उस पर जी भरकर प्यार आ रहा था। आखिरकार वरीशा का दिल उसकी तरफ झुकी गया था, जिसे झुकाने में उसे कितनी दिक्कतें उठानी पड़ी थीं। इंतजार की सूली पर चढ़ना पड़ा था, मगर आज वरीशा की संगत के रूप में उसका इंतजार बेकार नहीं गया था। वो उसे इतने प्यार से देख रहा था कि अब एक पल की भी जुदाई उसे गवारा नहीं थी। तो दोस्तों, आज का हमारा ये नॉवल आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसे ही और रोमांटिक नॉवल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगले किसी नए और रोमांटिक से नॉवल के साथ।